Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12, Rise of Dictatorships, Fascism in Italy, Nazism in Germany. बेटा फैसिज्म और नाजिज्म ये दोनों ही क्या हैं? तो बेटा ये दोनों ही हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज, दोनों ही एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे बेस करती हैं और फार राइट विंग है। अब फार राइट विंग क्या होता है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फासिज्म, फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नाजिज्म, देन वो क्या कारण थे बेटा जिनके कारण फैसिज्म और नाजिज्म का राइज हुआ। फिर हम बेनिटो मुसोलिनी को पढ़ेंगे कि भाई बेनिटो मुसोलिनी कब सरकार बनाते हैं, तो कब गवर्नमेंट बनाते हैं, ये अक्टूबर 1922 में। देन हिटलर जो होते हैं वो अपनी नाज़ी गवर्नमेंट बनाते हैं जनवरी 1933 में। फिर हम हिटलर को पढ़ेंगे कि कैसे ये पावर में राइज करते हैं, है ना, कैसे ये चांसलर बन जाते हैं जर्मनी के। फिर हम सिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे बेटा फासिस्ट और नाज़ी आइडियोलॉजीज़ में, इनकी पॉलिसीज़ को हम देखेंगे, क्या की फीचर्स थे फैसिज्म के और नाजिज्म के। फाइनली फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, फासिस्ट और नाज़ी आइडियोलॉजीज़ के बीच में, और इनके प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, डिफरेंशिएट करना किस किस में, फासिज्म और नाज़ी आइडियोलॉजी में। तो हम डिफरेंसेस देख लेंगे फासिस्ट और नाज़ी आइडियोलॉजीज़ में, इनके प्रोग्राम्स क्या थे वो सब पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सबको पता है कि 1914 में स्टार्ट होता है और 1918 में ख़त्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये टाइम पीरियड है ना। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक दिया जाता है कि भाई हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, कि हम वर्ल्ड को सेफ बना पाएँ, डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी ला पाएँ, प्रजातंत्र ला पाएँ, इसीलिए हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ रहे हैं। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जर्मनी की कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ कोई भी कह सकता था कि एक दिन यहाँ पर एक अतिवादी ताकत का जन्म होगा, और वो हुआ किसके फॉर्म में, हिटलर के फॉर्म में। ठीक है, हिटलर मतलब पैदा नहीं हुआ उस टाइम में, मतलब हिटलर पहले से था, पर वो अतिवादी बनेगा ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से ही। ठीक है, जो कुछ वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ वो तो हुआ ही हुआ, पर उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई, उसमें हिटलर का जो जर्मनी था उसको बहुत सफ़र करना पड़ा था। इसीलिए हिटलर को एक दिन था कि मैं बदला लूँगा, और हिटलर बदला लेगा और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करेगा। तो जिस वॉर को हमने लड़ा था कि भैया वर्ल्ड को हम डेमोक्रेसी के लिए सेफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे अनसेटल्ड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हो गई जिनकी वजह से डिक्टेटरशिप का राइज हुआ इटली में अक्टूबर 1922 को। इन 1923 इटली अंडर बेनिटो मुसोलिनी, देखो इटली में 1923 में बेनिटो मुसोलिनी के रूल में, उनकी रीन में एक फुल्ली फैसिस्ट कंट्री बन चुका था। आई बात समझ में? देखो फिर से सुनो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, क्या पीछे कारण दिए गए वर्ल्ड वॉर 1 करने के कि भाई हम वर्ल्ड को डेमोक्रेसी के लिए सेफ बना रहे हैं, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा, और हम इंडियंस को भी लड़वाया ज़बरदस्ती, हमारे सोल्जर्स को भर्ती कर करके। ठीक है, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जो अनसेटल्ड इकोनॉमिक कंडीशंस रह गई थी, जो अनसेटल्ड पॉलिटिकल सिचुएशंस रह गई थी, उनकी वजह से डिक्टेटरशिप का राइज हुआ। पहले डिक्टेटरशिप का राइज होगा कहाँ पर, इटली में। कब? अक्टूबर 1922 को। 1923 में इटली पूरी तरह फासिस्ट कंट्री बन चुका था, अंडर बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी कब से रूल करेंगे, मतलब इनका बर्थ होता है 1883 में और इनकी डेथ होती है 1945 में। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था बेटा, 1883 में, और इनकी डेथ कब होगी, 1945 में। इनके अंदर इटली फासिस्ट कंट्री बन जाता है, फैसिस्ट कंट्री बन जाता है। जर्मनी में जो डिक्टोरियल मूवमेंट होता है उसको लीड कर रहे होते हैं एडोल्फ हिटलर, जो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ते हैं बेटा
ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनका राइज होगा और ये बदला लेने का सोचेंगे कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 तो सारी कंट्रीज ने मिलकर लड़ा, पर सारे रेपरेशंस, सारे वॉर में जो भी नुकसान हुआ वो किसको पे करना पड़ा? अकेले जर्मनी को। तो इस बात का इनको गुस्सा था और ये वर्ल्ड वॉर 2 अब करेंगे, ठीक है। तो डिक्टोरियल जो मूवमेंट था जर्मनी में, वो कौन चला रहे थे? एडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म हुआ था 1889 में और डेथ हुई 1945 में ही। मतलब बेनिटो मुसोलिनी बड़े थे और हिटलर 6 साल छोटे थे। नाजी पार्टी पावर में कब आती है? 1933 में आती है और नाजी शॉर्ट नेम है किसका? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का। अब आपको लग रहा होगा मैडम ये ए और जेड और आई क्या है, तो वो छोड़ो अभी, बस फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और उससे शॉर्ट में क्या कहते हैं? नाजी। नाजिज्म हैड मच इन कॉमन विथ फैसिज्म। नाजिज्म और फैसिज्म में हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन देखने को मिलेंगी। बेटा अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फैसिज्म। तो ये जो वर्ड फैसिज्म है ये डिराइव हुआ है किस वर्ड से? फेसिस। और ये जो वर्ड है किस लैंग्वेज का है? इटालियन लैंग्वेज का है, जिसका मीनिंग होता है बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में वो कहानी सुनी होती है ना, एक किसान जब मरने वाला होता है तो वो एक एक लकड़ी सारे लड़कों को दे देता है और बोलता है इसको तोड़ो, तो वो तोड़ देते हैं क्योंकि वो एक होती है, पर फिर वो उन सब लकड़ियों को इकट्ठा करके किसी एक लड़के को देता है, तो वो लड़का, ये सारे लड़के उस बंडल को तोड़ नहीं पाते हैं। और फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सिग्निफाई करता है बंडल ऑफ रॉड्स किसको? यूनिटी को, और यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। तो जो बंडल ऑफ रॉड्स है उसके बीच में एक्स भी लगी होगी, कुल्हाड़ी लगी होगी, ऐसे रॉड्स का बंडल होगा और बीच में क्या होगी? एक्स, कुल्हाड़ी। ये किसको सिग्निफाई करता है बेटा? यूनिटी, स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता था। और बेटा जब भी कोई ऑफिसर रोमन कॉन्स्यूल को अटेंड करने जाता था या डिक्टेटर्स को अटेंड करने जाता था तो अपने साथ क्या लेके जाता था? अ बंडल ऑफ रॉड्स विथ एन एक्स इन द मिडल, ठीक है। ये इन लोगों का सिंपल ही हुआ करता था। जब भी आप रोमन कॉन्स्यूल को अटेंड करने जाओगे, तब डिक्टेटर्स को अटेंड करने जाओगे, तब आपके साथ क्या होना चाहिए? बंडल ऑफ रॉड्स विथ एन एक्स इन द मिडल, क्लियर है। जो एक्स है यहाँ पर ये किसको सिंबलाइज करता है बेटा? स्टेट की अथॉरिटी को। और बंडल ऑफ स्ट्रेंथ, सॉरी बंडल ऑफ रॉड्स, इसका मतलब होता है यूनिटी ले इन स्ट्रेंथ, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है। ये कौन दिखाता है? वो बंडल ऑफ रॉड्स, ठीक हुई बात। एक्स किसको सिंबलाइज करता है? स्टेट की अथॉरिटी को। बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब क्या है? यूनिटी ले स्ट्रेंथ। फैसिज्म थस सिग्निफाइज, और फैसिज्म क्या सिग्निफाई करता है? यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी, क्लियर है। तो फैसिज्म यहाँ से बिल्कुल लर्न कर लेना है आपको। फैसिज्म थस सिग्निफाइज यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी। जो फेसिस्ट रिजीम होती है वो अपोजिशन को बर्दाश्त ही नहीं करती है। फैसिज्म में आपके पास राइट नहीं होता है कि आप वो व्यक्ति जो अथॉरिटी में है उसको क्रिटिसाइज़ कर दो, आप कर ही नहीं सकते। पूरा समझ में आया ये? देखो फैसिज्म जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फेसिस से। ये एक इटालियन लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स। बेटा बंडल ऑफ रॉड्स, बीच में एक एक्स, कुल्हाड़ी लेकर के जितने भी ऑफिसर्स होते थे, जो भी रोमन कॉन्स्यूल को अटेंड करने जाते थे, एंशिएंट रोमन कॉन्स्यूल को वो अपने साथ ले जाते थे, या डिक्टेटर्स को अटेंड करने जाते थे तो ले जाते थे। एक्स यहाँ पर सिंबलाइज करता है स्टेट की अथॉरिटी को, और बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब होता है कि भाई यूनिटी में रहोगे तो आपके पास पावर रहेगी, यूनिटी ले स्ट्रेंथ। फैसिज्म सिग्निफाई करता है यूनिटी, एकता, स्ट्रेंथ, शक्ति और अथॉरिटी। फेसिस्ट रिजीम में कभी भी अपोजिशन को सहन, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। फैसिज्म में वन पार्टी सिस्टम चलता है और जिसे कंट्रोल करता है पर्सनल। अब बेटा आगे भी आपको याद रखना है कि फैसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इंटेंसली नेशनलिस्टिक है, कंट्री प्रायोरिटी पे है, ठीक है।
पैट्रियाटिज़म एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। एक दो लोग अगर आपकी कंट्री के परेशान भी हैं आपकी पॉलिसी से तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी कंट्री का वेलफेयर चाहते हैं, कंट्री को सुप्रीम मानते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया में हम बहुत सारे डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाते, अरे इसको ऐसा नहीं लग जाए, उसको वैसा नहीं लग जाए, गरीबों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। पर ऐसा फैसिस्ट कंट्री में ऐसा नहीं होता है बेटा। ये इंटेंसली नेशनलिस्टिक होती हैं। राष्ट्र कंट्री सबसे पहले है, बाकी सब सेकेंडरी है। एंटी कम्युनिस्टिक होती हैं, मतलब साम्यवाद पे इनका भरोसा नहीं होता। अब साम्यवाद क्या होता है बेटा, जब आप पावर पुअर पीपल को दे दें, वर्कर्स को दे दें, ठीक है, फार्मर्स को दे दें, तब कौन सी फ़िलासफ़ी की बात की जाती है, कम्युनिज़म की फ़िलासफ़ी की बात की जाती है। तो फैसिज्म में कम्युनिज़म के लिए भी कोई जगह नहीं है, ये एंटी कम्युनिस्टिक होती है फैसिज्म। देन एंटी डेमोक्रेटिक भी होती है। एंटी डेमोक्रेटिक का मतलब ये वन मैन वन वोट वन वैल्यू पर रिलाई नहीं करती, इनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं। ठीक है, तो फैसिज्म इंटेंसली नेशनलिस्टिक है, एंटी कम्युनिस्टिक है और एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। कम्युनिस्टिक फ़िलासफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। जो फैसिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि एक पावरफुल डिक्टेटर होना चाहिए, जिसके पास सारी पावर होनी चाहिए। तो बेटा फैसिस्ट किस बात पे बिलीव करते हैं कि एक पावरफुल डिक्टेटर होना चाहिए हमारी कंट्री में, जिसके पास सारी पावर हो, टोटल इन कैरेक्टर और अनलिमिटेड इन टाइम। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं हो कि ये डिक्टेटर 5 साल ही रहेगा या 10 साल ही रहेगा या 15 साल ही रहेगा। अनलिमिटेड इन टाइम, जितना टाइम रूल कर सके उतना टाइम रूल करेगा। उसका जो पावर होगी वो टोटल इन कैरेक्टर होगी, सारी चीज़ों के ऊपर वो जो कहेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। एक डिक्टेटर होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा बिलीव करते थे कौन, फैसिस्ट। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नाजिज्म। नाजिज्म क्या है, सुनो ध्यान से। फासिज्म एक टाइम के बाद हर कंट्री को जहाँ पर भी डिक्टेटोरियल रिजीम थी इतना अट्रैक्टिव, इतना ल्यूक्रेटिव लगने लगा कि ये मॉडल की तरह सर्व करने लगा। ठीक हुई बात, फैसिज्म सर्व करने लगा मॉडल की तरह दूसरी डिक्टेटोरियल रिजीम्स में जो अदर कंट्रीज़ में थी, स्पेशली द नाजी मूवमेंट इन जर्मनी। जर्मनी में उस टाइम नाजी मूवमेंट चल रहा था, तो उसका भी रोल मॉडल कौन ही बनता है बेटा, फैसिज्म बनता है। पहले भी हमने डिस्कस किया बेटा नाजी क्या है। नाजी पार्टी एब्रीविएटेड, ये जो वर्ड नाजी है ये एब्रीविएटेड फॉर्म है किसका, द नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का एब्रीविएटेड वर्ड क्या है, नाजी। ठीक है, तो नाजी पार्टी एब्रीविएटेड फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का। इनफैक्ट इट वॉज फार रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग सोशलिस्ट मूवमेंट। अच्छा ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी तो नाम था, पर इनका सोशलिस्ट मूवमेंट से भी कोई लेना देना नहीं था। मतलब पार्टी का नाम जरूर रखा है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, पर सोशलिस्ट मूवमेंट तो ये नहीं था। ये क्या था अभी हम डिस्कस करेंगे। नाजिज्म वॉज ऑल्सो एन एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। देखो नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती है, ठीक है, पर कोर में क्या है नाजिज्म के, रेशियलिज्म। ठीक है, नाजिज्म की फ़िलासफ़ी जो है वो सोशलिस्ट मूवमेंट पे भी रिलाई नहीं करती, वो डेमोक्रेसी पे भी बिलीव नहीं करती। तो वो थी क्या, तो वो थी बेटा पूरी की पूरी तरह बेस रेशियलिज्म पे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज गोरों और कालों के बीच में डिफ्रेंशिएट करते थे, कालों को बोलते थे भाई तुम इन्फीरियर रेस हो, हम सुपीरियर हैं, वैसे ही हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी वो भी रेशियलिज्म पे बिलीव करती थी। और वो रेशियलिज्म कैसा होगा वो अभी हम देखेंगे कि भाई जो नॉर्डिक आर्यंस हैं वही सुपीरियर हैं, उन्हें ही रहना चाहिए, और जो ज्यूज़ हैं उन्हें मर जाना चाहिए। वो आगे आप लोग देखना। देयरफॉर नाजिज्म कुड बी बेस्ट डिफाइंड एज फैसिज्म प्लस रेशियलिज्म।
अगर मैं नाजिज्म की बात करूँ कि भाई आप बताओ नाजिज्म को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, तो नाजिज्म को बेस्ट डिफ़ाइन करने का तरीका है कि जो फैसिज्म की डेफिनेशन है वो तो आपको लेनी ही है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा, एंटी कम्युनिस्टिक होगी, एंटी डेमोक्रेटिक होगी, पर साथ ही साथ इसमें आपको क्या भी प्लस कर लेना है, रेशियलिज्म को भी प्लस कर लेना है। अब बेटा नाजी पार्टी का एक प्रोपेगेंडा था कि वो जर्मन्स को मास्टर रेस बताना चाहते थे और ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे बता रहे थे कि इन्हें तो भगवान ने बनाया ही इसलिए है कि ये वर्ल्ड को डोमिनेट करे, बाकी सारी रेस इन्फीरियर है, सिर्फ एक ही रेस है जो सुपीरियर है, मास्टर रेस है, वो है रेस नॉर्डिक आर्यंस की, जर्मन्स की, है ना, और दैट वॉज डेस्टाइंड फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, जिसकी किस्मत में ही है, जिसकी डेस्टिनी में है कि वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। द ज्यूज ऑन द अदर हैंड वर सीन एज फंडामेंटली एविल फोर्स, और ज्यूज को ये कैसे देखते थे, एविल ज्यू को ये कैसे देखते थे कि भैया ये एविल फोर्स है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें जीने का कोई राइट ही नहीं है, रेशियली बहुत इन्फीरियर है। जो नाजी रजीम थी वो अपने आप को कब एस्टेब्लिश कर चुकी थी, 1933 में, ठीक है, और कम्प्लीटली टोटली वो कैसी थी कैरेक्टर में, डिक्टेटर थी, ठीक है। तो नाजी पार्टी अपने आप को फुल फ्लेजेड वे में एस्टेब्लिश कर लेती है 1933 में, और ये कैसी होती है, टोटली डिक्टेटोरियल, क्लियर है। कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी वॉज हेल्ड बाय हिटलर, जैसे फैसिज्म के केस में सारी पावर सेंटर्ड थी किसके अराउंड, बेनिटो मुसोलिनी के अराउंड, वैसे ही अगर हम किसकी बात करें, नाजिज्म की बात करें, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके पास थी, हिटलर के पास थी। हु एम्बार्क्ड अपॉन अ प्रोग्राम ऑफ, किस तरीके के प्रोग्राम बनाने के लिए ये जाने गए बेटा, मिलिट्राइजेशन। देखो जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्साई इम्पोज की गई थी जर्मनी के ऊपर, और पूरे जर्मनी को डीमिलिट्राइज कर दिया गया था। जर्मनी से कहा गया था कि ना ही तो आप आर्मी रख सकते हैं, ना ही तो आपके पास बहुत सारे वेपन्स होंगे, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। पर हमारे हिटलर ने स्टार्ट किया मिलिट्राइजेशन एंड एक्सपांशनिज्म, ठीक है। जर्मनी के बहुत सारे पार्ट पे कहीं पर फ्रांस का, कहीं पर किसी और का कंट्रोल हो गया था, है ना, क्योंकि बहुत सारे वॉर रेपरेशंस जर्मनी को पे करने पड़े थे। ऐसे माना जा रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए सिर्फ एक ही कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कौन है, जर्मनी है। तो जर्मनी ने जब हिटलर राइज में आ गए, पावर में आ गए, तो उन्होंने पहला काम तो किसके ऊपर करना चालू किया, मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्राइजेशन किया कंप्लीट वे में, और फिर एक्सपांशनिज्म किया, ठीक है, विच रिजल्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हिटलर तो पावर में आया ही इसलिए था क्योंकि उसे करना था पूरा बदला अपना, किससे बदला लेना था, उसको बदला लेना था वर्ल्ड वॉर 1 की जीती हुई पार्टी से, जिसने बहुत ही हरासिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई इम्पोज की थी जर्मनी के ऊपर। नाउ कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म, बेटा वो कौन से कारण थे जिनके कारण नाजिज्म एंड फैसिज्म एग्जिस्टेंस में आया। तो पहला तो जो रीज़न था वो ये था, डिससेटिस्फैक्शन विद द पीस ट्रीटीज़। इटली ने वॉर को ज्वाइन किया था एलाइज की साइड से, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और इटली एक साथ में नहीं थे, अपोजिट पार्टी में थे। इटली अलग साइड में था और जर्मनी अलग साइड में था, ठीक है। पर फिर भी जब वर्ल्ड वॉर 1 इटली जीत भी जाता है, जीतने वाली साइड में भी रहता है, तब भी कुछ ऐसे ग्रजेस होते हैं जिनकी वजह से, कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन होती है जिनकी वजह से इटली में राइज होता है किसका, फैसिज्म का। जर्मनी में तो होना ही था, क्या इतना डिससेटिस्फैक्शन ट्रीटी ऑफ वर्साई से मिला था। तो इटली ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 1 को, किसकी साइड से, अलाइज की साइड से। इटली के जो लोग थे उनके बीच में एक ऐसी फीलिंग थी कि हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 तो जीत लिया पर हमारा पीस ख़त्म हो गया।
इटली ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से एलाइज को सक्सेस मिली वॉर में, पर एलाइज इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है ना। इटली को कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिला जब टेरिटरीज़ जो जीती हुई पावर्स थी वो अपने आप में डिवाइड कर रही थी, तो उन्होंने इटली को कुछ भी नहीं दिया। मतलब इटली जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, मेरी वजह से ये लोग जीते, तो इन्हें मुझे बहुत कुछ देना चाहिए, पर इटली को एज सच एट द एंड कुछ मिला नहीं। बट इटली कुड हैव नो वैल्यूएबल एडिशन टू हर टेरिटरी। इटली की टेरिटरी में कोई एडिशन नहीं हुआ। ये बात समझ में बहुत बुरा लगता है ना जब मिलके सब कुछ काम करो और आपको कुछ भी ना मिले, ऐसे इटली को भी लग रहा था। When it come to dividing the gains of war, जब वॉर के गेन्स को डिवाइड करने की बारी आई तो बेचारे इटली को छोड़ दिया गया। हर एलाइज डेजर्टेड हर, इसके जो एलाइज थे ना जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 जीता, उन्होंने इसे बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया। जर्मनी में सिचुएशन बहुत ज़्यादा चिंतित कर देने वाली थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जो कंडीशंस इम्पोज की थी उसकी वजह से जर्मन्स को अशेम्ड फील हो रहा था, हेल्पलेस लग रहा था, और लोगों को लगना भी चाहिए जर्मनी को कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 सब ने लड़ा, कोई भी इतना छोटा बेबी नहीं था कि वो लड़ रहा है तो मैं लड़ लूँ, उसने किया तो मैं करूँ। पर एट दी एंड सारा ठीक रहा। जर्मनी पे फोड़ देना, सिर्फ ये बोलना कि यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर 1, ये गलत था, है ना। पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी इसकी वजह से जो जर्मन्स थे उन्हें अशेम्ड और हेल्पलेस फील हो रहा था। जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो अपनी टेरिटरी का बहुत बड़ा चंक छोड़ दें। किसको दे दे? फ्रांस को, बेल्जियम को, पोलैंड को और डेनमार्क को। तो जर्मनी ने अपना बहुत सारा हिस्सा किस किस को देना पड़ा? फ्रांस को, बेल्जियम को, पोलैंड को और डेनमार्क को। ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साई। और हारा हुआ जर्मनी था, उसके पास ना बोलने का कोई चारा ही नहीं था, उसको तो ट्रीटी ऑफ वर्साई की सारी टर्म्स कंडीशन को मानना ही था। चलो उसकी कंट्री का पार्ट तो लिया ही लिया, साथ ही साथ उसके जितने भी ओवरसीज पोजीशंस थे, मतलब जितनी भी कॉलोनीज़ उस टाइम में जर्मनी पजेस करता था। बेटा देखो, स्पेन हो, पोर्चुगल हो, डेनमार्क हो, या इंग्लैंड हो, या फ्रांस हो, या जर्मनी हो, इन सब ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। तो ऐसे ही जर्मनी की भी कॉलोनी थी, जैसे हम इंग्लैंड की कॉलोनी थे, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की कॉलोनी था, वैसे ही जर्मनी की भी कॉलोनी थी। तो ये जितनी भी जीती हुई पावर्स थी, ओवरसीज पोजेशंस जो थे जर्मनी के, वो आपस में बांट लेती हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जर्मनी को अपने ओवरसीज पोजेशंस को, मतलब अपनी कॉलोनीज़ को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इन्हें भी आपस में डिवाइड करने का काम कौन कर लेते हैं? एलाइज। एलाइज कौन है बेटा? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका। क्लियर है? कौन कौन बांट लेते हैं बेचारे जर्मनी की कॉलोनी को? ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड साउथ अफ्रीका। और ये भी फिक्स कर दिया गया कि भाई जर्मन की आर्मी सिर्फ 1 लाख लोगों की रहेगी, उससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। दैट कॉज्ड अ सेंस ऑफ ग्रेट इनसिक्योरिटी एमंग जर्मन्स। क्या बोला गया? जर्मन आर्मी रखना चाहता है तो उसकी आर्मी सिर्फ 1 लाख लोगों की आर्मी रहेगी, उससे ज़्यादा की नहीं रहेगी। इसकी वजह से एक और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था किसके बीच में? जर्मन्स के बीच में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जो डायरेक्टली मनी, फाइनेंस से जुड़े होते हैं ना। तो जो इटली की इकोनॉमिक कंडीशन थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वो बहुत बुरी हो गई थी। वॉर डेट्स थे इसके ऊपर, बजट डेफिसिट था, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बेटा वॉर कोई भी लड़े, आज आप लड़ो या हम सिर्फ हमारे पड़ोसियों से भी लड़ने लग जाए ना, तो अच्छा खासा नुकसान हमें होने लग जाता है ना। तो ये तो इतनी सारी कंट्री लड़ रही थी, है ना, आपस में, तो हर कंट्री को लॉसेस हुए, भले ही जीती हुई हो या हारी हुई हो, लॉस तो सबके हुए। तो ऐसे ही जब इटली पार्ट ले रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा वॉर डेब्ट्स हुआ, मतलब वॉर के लिए उसने बहुत सारा कर्जा लिया। वॉर डेट, है ना, वॉर के लिए उसने कर्जा लिया था। फिर उसकी बजट में भी डेफिसिट था, मतलब खर्चा ज़्यादा था। बजट डेफिसिट किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनो, जब आपके एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है आपका, वो ज़्यादा हो और आपकी इनकम कम हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बजट डेफिसिट। कि भाई खर्चा 20 रुपये करना है और पास में सिर्फ 15 रुपये है ना।
और बेटा जितने भी सैलराइज्ड एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जिन्हें सैलरी दी जाती थी ना, मतलब जो फिक्स सैलरी पे काम करते हैं, सैलराइज्ड एम्प्लॉयज़ थे, जो फार्मर्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, उन्हें पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन को भी फेस करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन क्या होता है बेटा? इन्फ्लेशन, ध्यान से सुनो, राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू, डिक्रीज इन मनी वैल्यू। समझ में आई बात? फिर से ध्यान से सुनना। पेन पता नहीं क्यों आजकल चलती नहीं है। राइज इन इन्फ्लेशन का मतलब समझना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइस, प्राइस का बढ़ जाना और मनी वैल्यू का फॉल हो जाना। ठीक है, जो वैल्यू होगी मनी की वो गिर जाएगी और प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू, या मनी वैल्यू का फॉल हो जाना, इससे क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। देखो दिन पे दिन प्राइजेस तो बढ़ते जा रहे हैं पर मनी की वैल्यू कम कम और कम होती जा रही है, इसे ही क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन। बेटा जो यूथ था, जो यंग मैन थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि भैया एम्प्लॉयमेंट के जितने भी चैनल्स थे वो सब क्लोज़ हो गए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है जॉब्स कैसे होंगी? जॉब्स थी ही नहीं मार्केट में। यंग मैन स्टक कर गए थे, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो देख रहे थे कि आसपास नौकरी के जितने भी रास्ते थे वो सब बंद हो चुके हैं। देयर वर अग्रेरियन रायट्स, एग्रीकल्चर फील्ड में भी दंगे फसाद होने लग गए थे, फैक्ट्रीज़ में स्ट्राइक होने लग गई थी। स्ट्राइक्स इन द फैक्ट्रीज, अग्रेरियन रायट्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या हो रहे थे बेटा? दंगे फसाद होने लग गए थे। यंग मैन के लिए जितने भी चैनल्स थे जहाँ से उन्हें जॉब मिल सकती थी वो सारे चैनल्स क्लोज हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें किसके फॉर्म में देखी हमने? इकोनॉमिक फॉर्म में, कि भाई इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या क्या था कि नाजिज्म या फैसिज्म का राइज हुआ। दूसरा, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो किस पे इम्पोज की गई थी? जर्मनी पे इम्पोज की गई थी, और इसमें कहा गया था कि जर्मनी पे करेगा ह्यूज वॉर इंडैमनिटी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉर कॉम्पनसेशन। ठीक है, जर्मनी को कहा गया कि भाई आप वॉर कॉम्पनसेशन पे करो। ठीक है, अब बेटा जर्मनी ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया, ऊपर से आप उससे और पैसा लेते जा रहे हो किसके लिए? कि भाई आपने वर्ल्ड वॉर 1 किया, आपने हमारा ये नुकसान किया, हमें वॉर इंडैमनिटी दो। तो बेटा जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पैसे की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि जर्मनी को इतना बोरो करना पड़ा, इतना उधार लेना पड़ा कि उसने रेकलेसली बिना सोचे समझे उधार लिया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस फोर्स जर्मनी, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय जो संकट आ गया था, पैसे की जो कमी आ गई थी, उसकी वजह से जर्मनी ने बहुत उधार लेना चालू कर दिया। जर्मन की जो इकोनॉमी थी उसमें हाई रेट में इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन मैंने अभी बताया ना, राइज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू। प्राइस इतने ज़्यादा राइज हो जाते हैं कि मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, कम होने लग जाती है। फिर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। जर्मनी, इटली में तो था ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, जर्मनी में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। It was owing to the factors that youths in large numbers joined Nazi party। अब यूथ को भी लगने लगा भाई नेक्स्ट वॉट, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। इसलिए जब हिटलर ने अपनी स्पीचेस में कहा कि मैं जर्मनी के फेट को चेंज कर दूंगा, जो इनजस्टिस हुआ है उसको मैं जस्टिस में चेंज कर दूंगा, यूथ की कंडीशन चेंज कर दूंगा, तो बहुत सारे यूथ इसी आशा में नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट जो कॉज था, थर्ड कॉज को हम डिस्कस करेंगे, वो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दोनों ही कंट्रीज़ में, जर्मनी में भी और इटली में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब स्थिर सरकारें नहीं थी। इनएफिशिएंट एंड करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जर्मनी में, इटली में, वो करप्ट थी, भ्रष्टाचारी थी, इनएफिशिएंट थी, एक तो काम ढंग से कर नहीं पा रही थी, ऊपर से करप्शन बहुत ज़्यादा था।
तो ये भी एक रीज़न बनेगा जिसकी वजह से नाजिज्म एंड फासिज्म का राइज होगा। फासिज्म एंड नाजिज्म का राइज होगा क्योंकि फासिज्म पहले आया, उसके बाद नाजिज्म आया है। और बेटा जो पोस्ट वॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वो तो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में बना था वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, को साइन करने वाला वाइमर रिपब्लिक ही था। तो बहुत ही फ्रेजाइल था, बहुत ही वीक था। तो जर्मनी के लोगों को हिटलर बहुत अच्छे से समझा पाया कि ये वाइमर रिपब्लिक की कोई गवर्नमेंट है, कितने वीक है कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन कर दिया, है ना। तो ऑल इन ऑल जो गवर्नमेंट पोस्ट वॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, लोगों की नीड्स को, लोगों के एस्पिरेशंस को फुल नहीं कर पा रही थी। देखो मेरी बात, फुलफिल कैसे कर पाएंगे बेटा, इकोनॉमी इतनी चौपट स्थिति में थी कि कोई भी रिजीम हो कैसे कैसे फुलफिल करेगी नीड्स को, एस्पिरेशंस को पूरा। रिसोर्सेज तो हैं ही नहीं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, पर ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। तो पोस्ट वॉर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी बहुत ज़्यादा वीक थी, वो लोगों के एस्पिरेशन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। बेटा इटली में बेनिटो मुसोलिनी के पहले जो गवर्नमेंट थी जिसको रन कर रहे थे निटी एंड जियोलिटी, दोनों ही इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर को, अग्रेरियन डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर से ध्यान से सुनो, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी थी बेनिटो मुसोलिनी के पहले, जो किसकी लीडरशिप में रन कर रही थी, नीटी और जियोलिटी, वो बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर को, अग्रेरियन डिसऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन था, स्ट्राइक्स हो रहे थे, रायट्स हो रही थी, बहुत सारी हड़तालें हो रही थी, दंगे हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा सिचुएशन इन जर्मनी। जर्मनी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो मिलती है कहाँ पर, वाइमर में 1990 में। और यहाँ पर एक लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था बेटा, उस स्ट्रक्चर की वजह से ये बहुत फ्रेजाइल बन जाती थी, जैसे कि आर्टिकल 48 का होना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होना। अगर आगे इस चैप्टर में दोनों चीज़ें होंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर बेसिकली अगर हम वाइमर रिपब्लिक को वीक गवर्नमेंट कहें, एक फ्रेजाइल सिस्टम कहें, तो उसके पीछे दो रीज़न थे, आर्टिकल 48 और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। शुरू से ही ये जो सरकारें थी यहाँ अनस्टेबल रहीं, स्टेबल रहकर काम ही नहीं कर पाई। 1919 से 1933 तक 21 मिनिस्टर्स को हेड कर रहे थे 12 चांसलर। फिर से ध्यान सुनो, 1933 और यहाँ पर कितना 1919, तो कितने साल आए ये, 14 साल आए। इन 14 सालों में कितने प्राइम मिनिस्टर होके गुजर गए, 12 चांसलर्स इन मियर 14 ईयर्स। इट मीन्स ऑन एन एवरेज एक प्राइम मिनिस्टर का अगर मैं टाइम निकालूँ तो वो आ रहा है 1 ईयर 10 days, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब सोचो ऐसे कैसे चलेगा भाई कि आप 14 ईयर्स में कितने चांसलर ले आए, 12 चांसलर। मिनिस्टर कितने थे, 21। देयर वर एज मेनी एज 20 मिनिस्टर्स हेडेड बाय 12 चांसलर्स। 14 साल में 12 चांसलर मतलब 12 प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो अब सोचो कितना अनस्टेबल था जर्मनी। द पीपल देयरफॉर वर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। अब लोगों का विश्वास था कि भाई एक अच्छी मजबूत सरकार आनी चाहिए। Then totalitarian ideologies and dictatorial ideas। ये जो वर्ड टोटलिटेरियन होता है, टोटलिटेरियन इसका मीनिंग होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। तो टोटलिटेरियन का मतलब क्या है, वन पर्सन वन पॉलिटिकल पार्टी विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। एक व्यक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी और सबको कंट्रोल करेगी, इसी को कहते हैं टोटलिटेरियज्म। बेटा ध्यान से सुनना, शायद यहाँ से कट है ये पैराग्राफ, और अगर ये पैराग्राफ कट ना हो तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, वो मतलब क्या बोलते हैं अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं इस पैराग्राफ को फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर हम रशिया की बात करें बेटा, तो रशिया में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, तो जो गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई उसने भी टेरर का यूज़ किया ओबीडियंस को एनफोर्स करने के लिए। रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, उसके बाद जो सरकार आई उसने टेरर का यूज़ किया अपने
ओबीडियंस को, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाने के लिए, ओबीडियंस को एनफोर्स कराने के लिए। जो पॉलिटिकल पावर थी रशिया में वो मोनोपोलाइज्ड की गई एक ही पार्टी द्वारा, वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मतलब जो डिक्टेटोरियल आइडियाज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये अपील कर रहे थे लोगों को, है ना, इटली में भी और जर्मनी में भी। मतलब देखो, आप पड़ोसी देश को तो देखते हो, अब पड़ोसी देश रशिया को देख रहे हो, तो रशिया में आपने देखा कि एक डिक्टेटोरियल रिजीम आई है, एक ही पार्टी का रूल है वहाँ पर, जिस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ पर लोगों को टेरराइज़ करके ओबीडियंस को एनफोर्स किया गया है। तो ये दोनों ही, ये जो आइडिया था, ये दोनों ही कंट्रीज़ को फैक्सिनेट कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, किस किस को, इटली को और जर्मनी को। अब हम क्लास कन्फ्लिक्ट को पढ़ेंगे, क्लास कन्फ्लिक्ट्स को पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट, बहुत सारे जो राइटर्स थे उनका ओपिनियन ये था कि जो फैसिस्ट है और जो नाजी पार्टीज़ हैं, इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड्स। जो इकोनॉमी थी उस टाइम में क्राइसिस में थी, जो वर्कर्स थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, गुस्से में थे, उन्हें भी क्या चाहिए थे, हायर वेजेस। जो वर्कर्स थे वो भी एजुटेशन कर ही रहे थे, गुस्से में थे, उन्हें चाहिए थे हायर वेजेस। इटली सीम टू बी हेडिंग टूवर्ड्स अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और इटली में भी क्या होने वाला था, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होने वाला था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जैसे ही देखा कि लेबर यूनियंस की पावर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने इस बात को जल्दी ही समझ लिया, अलार्मिंग सिचुएशन को पहले ही भाप गए और समझ गए कि भाई यहाँ तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, जैसा रशिया में ऑलरेडी हो चुका है। फिर से ध्यान से सुनो, क्लास कन्फ्लिक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट को पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे राइटर्स का मानना था कि हम फासिज्म की बात करें, फैसिज्म की बात करें या नाजी पार्टी की बात करें, इनको जो सपोर्ट कर रहे थे वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड्स। देखो, इकोनॉमी में क्राइसिस थी, हमने पढ़ लिया, हर तरफ कहीं जॉब नहीं है, कहीं फूड प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर वर्कर्स एजिटेशन कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और हायर वेजेस की डिमांड कर रहे थे। इटली में ऐसा होने ही वाला था कि बेटा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले इस बात को समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर लेबर यूनियंस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इन्होंने इसको अलार्म की तरह देखा। अब बेटा ऐसा भी कहा जाता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो फैसिज्म को मिला वो लार्जली किसने दिया था, मोनोइक क्लास ने दिया था, जो चाहती थी कि वर्कर्स को सप्रेस किया जाए। जो बड़े बड़े बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फासिस्ट को बहुत सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो वर्कर्स को सप्रेस करना चाहते थे। मसूलिनी के जो फॉलोअर्स थे, ब्लैक शर्ट्स, ठीक है, उन्होंने सारे सोशलिस्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, लेबर यूनियन ऑफिसेस को डिस्ट्रॉय किया। कहाँ पर? लिवोर्नो में, जेनुआ में और अदर सिटीज़ में। फिर से ध्यान से सुनो, मसूलिनी के जो फॉलोअर्स थे जिन्हें ब्लैक शर्ट्स भी कहा गया है, उन्होंने सोशलिस्ट हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, लेबर यूनियन ऑफिस जो लिवोर्नो में थे उनको डिस्ट्रॉय किया, जेनुआ में जो थे उनको डिस्ट्रॉय किया, और मेन सिटीज़ में, जितनी भी मेन सिटीज़ में जितने भी लेबर यूनियन बहुत ज़्यादा उचक रहे थे उन सब के ऑफिस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और इसका काम था कि भाई आगे कोई वॉर ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आए, उस पर कंट्रोल रखना। पर लीग ऑफ नेशन फेल कर जाता है। उसका जो ऑब्जेक्ट होता है कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखेगा, वो नहीं रख पाता है। बेटा एक आइलैंड था, आइलैंड ऑफ कोरफू, वहाँ पर 3 इटालियन ऑफिसर्स काम कर रहे थे, जो किसके ऊपर काम कर रहे थे? वर्किंग ऑन बाउंड्री कमीशन। उनका मर्डर हो गया। ठीक है, इटली ने इसके लिए ब्लेम किया ग्रीक को कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे लोग मर गए हैं। ठीक है, आइलैंड ऑफ कोरफू पे 3 इटालियन ऑफिसर जो वर्किंग कर रहे थे बाउंड्री कमीशन के ऊपर, उनका मर्डर हो जाता है। इटली इसके लिए पूरा ब्लेम डाल देता है ग्रीक के ऊपर और उनसे बोलता है कि आप हमें बहुत सारा कॉम्पनसेशन दो। ग्रीक्स फेल कर जाते हैं, वो पे नहीं करते हैं। ग्रीक फेल टू पे मतलब ग्रीक जो कॉम्पनसेशन इटली डिमांड कर रहा था उसको पे नहीं करते हैं। तो जो इटालियंस होते हैं वो गुस्से में आके द इटालियन एयरफोर्स बॉम्बार्डेड द आइलैंड ऑफ कोरफू। कोरफू का जो आइलैंड था उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कर देता है कौन? इटली की एयरफोर्स। जब ग्रीस अपील करता है लीग को 1923 में, तो लीग इस केस में कुछ भी नहीं करता। मसूलिनी और हिटलर इस बात से बहुत एनकरेज हो जाते हैं कि भाई उन्हें तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुनो, आइलैंड ऑफ कोरफू पे
3 ऑफिसर्स की मर्डर कर दिया जाता है, जो किस पे काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन किस पे काम कर रहे थे वो, बाउंड्री कमीशन पे। तो अब इटली पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल देता है, किसके ऊपर डाल देता है, ग्रीक के ऊपर। ग्रीक से कहते हैं तुम कॉम्पनसेशन दो, ग्रीक कॉम्पनसेशन देता नहीं है, तो इटालियन एयरफोर्स उनके ऊपर बम्बार्डिंग कर देती है। और इस बम्बार्डिंग के लिए बेचारा ग्रीस जाता भी है लीग ऑफ नेशन में 1923 में, पर लीग ऑफ नेशन कुछ भी नहीं करता। तो जो मसूलिनी और हिटलर हैं वो इस बात से बड़े खुश होते हैं, वाओ अब हमसे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। देन कैरिस्मेटिक लीडर्स, मसूलिनी और हिटलर दोनों ही इतने एबल थे कि उन्होंने अट्रैक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया यूथ को, इटली के लोगों को, और हमारे हिटलर ने जर्मनी के लोगों को। मसूलिनी को बहुत पसंद करने लगे इटली के लोग, हिटलर को पसंद कर रहे थे जर्मनी के लोग। इन्होंने अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से सबको दीवाना बना दिया था। इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ से, ठीक है। इटली में जो मसूलिनी था उसे क्या कहा जाने लगा, क्या कहा जाने लगा बेटा इन्हें, डूसे, क्या, डूशे, क्या कहने जाने लगा, डूशे। फिर से देखो ये आज पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, डूशे, ठीक है, SHAY, डूशे, जिसका मतलब होता है लीडर। इसने ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया, ठीक है, अपने लो बैकग्राउंड को बार बार हाईलाइट किया और कहा कि मैं काम करूँगा मासेस के साथ। ही यूज़ द टेक्निक दैट हाईलाइट हिज लो बैकग्राउंड एंड शोड हिम वर्किंग फॉर द मासेस। इसने ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ किया जिसमें ये दिखाया गया कि इसका बैकग्राउंड कितना लो है और ये मासेस के लिए काम करेगा, कॉमन मैन के लिए काम करेगा, इसीलिए लोग इसके साथ सिंपैथी रखने लगे। लेटर हिज रोल एज डूशे द लीडर वॉज ग्लोरीफाइड, और बाद में इसके काम को लोगों ने बहुत सराहा। जर्मन ने एडमायर किया हिटलर को कि भैया ये ही सेवियर है, अब बचाने के लिए कोई नहीं, हिटलर ही एक अकेला रास्ता बचेगा, किसके पास, जर्मनी के लोगों के पास। ही एडॉप्टेड द डेजिग्नेशन ऑफ फ्यूरर द लीडर, ठीक है, डूशे फ्यूरर, ठीक है, फ्यूरर ड्यूशे, डूशे, ड्यूशे नहीं डूशे, फिर से याद रखना, डूशे फ्यूरर। तो जैसे कि लोग यहाँ पर किसकी बातों में आ जाएंगे, बेनेटो मसूलिनी की बात में आ जाएंगे, वैसे ही हिटलर की बातों में भी लोग फंस जाएंगे, और जैसे जैसे हिटलर बोलेगा वैसे जर्मनी के लोग करने लग जाएंगे, ठीक है। एक डूशे लीडर और दूसरे फ्यूरर लीडर, समझ में आ गई बात। चलो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। हम लोग पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे।